हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द थ्योरम ऑफ प्योर रोटेशन। शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आ सकती हैं। घूर्णन ऊर्जा के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, घूर्णन काल्पनिक वर्णक्रम की संक्रमण नियम, घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम के विस्तार से चर्चा कीजिए। इस टाइप से जो भी क्वेश्चंस आपके अगर पेपर में आता है तो आप इसी आंसर्स को लिखिएगा। देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके पेपर में। दर्शाइए कि एक द्विपरमाणुक अणु की शुद्ध घूर्णन ऊर्जा अवस्थाएं क्वांटीकृत होती हैं लेकिन समदूरस्थ नहीं होती हैं। या फिर एक द्विपरमाणुक अणु का शुद्ध घूर्णन वर्णक्रम की विवेचना कीजिए और द्विपरमाणुक अणु की घूर्णन ऊर्जा अवस्थाएं क्वांटीकृत होती हैं, समदूरस्थ नहीं। इन सभी चीजों को अगर आपको प्रूफ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए या उत्तर प्रदान करने के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी आंसर्स को लिखिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम। उससे पहले आपको जानना होगा कि शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम होता है जब कोई अणु कम मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करता है। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप से हमारे पास अणु है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स होंगे, फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड सेकंड मॉलिक्यूल्स। इसका द्रव्यमान होगा m1 और इसका द्रव्यमान होगा m2। और यहाँ पर हमारा होगा एक घूर्णन अक्ष जिसके सापेक्ष जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो घूर्णन करेंगे। जब कोई अणु कम मात्रा में ऊर्जा अवशोषित करता है और समान कंपन स्तर के भीतर एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में आ जाता है तो उसे हम लोग शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम को आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो हमारा एक ऊर्जा, जो हमारा एक अणु होगा वो हमारा ये पूरा अणु बोलते हैं। अणु मतलब होता है दो परमाणु या उससे अधिक परमाणु से मिलकर के जो एक अणु बनता है उसको हम लोग अणु कहते हैं। तो ऊर्जा अवशोषित करता है, ये हमारे अणु है, इसमें कुछ ऊर्जा अवशोषित करेंगे और समान कंपन स्तर के भीतर ही ये लोग एक ऊर्जा स्तर से, मतलब एक घूर्णन स्तर से दूसरे घूर्णन स्तर में जाते हैं तो उसे हम लोग शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे क्वेश्चन में शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम क्या है। अब क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि केवल उन्हीं अणुओं में शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब यहाँ पर अणु परमाणु की बात हो रही है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आप अणु परमाणु के लेवल पर आ जाइए। जब अणु होते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे H2 हमारे अणु है, O2 हमारा अणु है, N2 हमारा अणु है। तो उन्हीं दो में जिसमें हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव हमारे O2 रहता है तो उसमें द्विध्रुव नहीं पाया जाता। द्विध्रुव का अर्थ मतलब होता है एक धन और ऋण। जैसे हम अगर HCl लेंगे तो इसमें द्विध्रुव प्राप्त होगा, एक H+ और Cl- के रूप में। तो यहाँ पर हमारा H2, O2 और N2 आदि में शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर हमने शुरू में पहले ही देख लिया कि शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसमें स्थायी द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, तब इसका अर्थ सीधा सीधा निकल रहा है कि हमारे पास जो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। इस कारण से ये हमारा शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम इससे प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी को आपको शुरू में लिखना है कि जो हमारा H2, O2, N2 है आदि शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि हमारा असमान नाभिक वाले द्विपरमाणु अणु जैसे HF, HCl, HBr, HI आदि शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम होते हैं जिसमें हमारा शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। व्यवहार में शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम अवशोषण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारा HCl जो होता है वो H+ और Cl- में टूटता है जिससे हमारा शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम हम उसमें प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा शुद्ध व्यवहार में शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम अवशोषण के कारण हमारा प्राप्त होता है। अब आता है हमारा, माना कि अब इसको हमको सॉल्व करना है कि किस प्रकार से इसमें जो हमारा होता है स्पेक्ट्रम्स होते हैं, किस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि हमारा समान वाले में नहीं प्राप्त होता है और असमान वाले में प्राप्त होता है। उसको हम लोग अब सॉल्यूशन के माध्यम से अब समझने का प्रयास करें कि माना कि एक द्विपरमाणु अणु का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हमारा I रहेगा। द्विपरमाणु अणु आप समझ गए होंगे जब हम जिसके पास दो परमाणु होते हैं, H2, O2, N2, HF, HCl, HBr। इसके बाद हम लोग को प्रूफ करना होगा तो उसी चीज को आपको समझना है। द्विपरमाणु अणु का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हम I ले लेते हैं तथा ओमेगा इसका वेग हो जाता है, कोणीय वेग ओमेगा।
अब माना कि M1 और M2 हम चित्र के माध्यम से अब इसके सम चीजों को प्रूफ करना होता है, तो मतलब आपको चित्र को ही ये इस पॉइंट पर डेरिवेट करना है। यहाँ पर हमको चित्र प्राप्त बना देना है। चित्र में हमारे पास एक घूर्णन अक्ष रहेगा, दो हमारे अणु के दो परमाणु रहेंगे M1 M2, इसके बीच के घूर्णन अक्ष से बीच की दूरी इनकी रहेगी मॉलिक्यूल्स की R1 और R2, और जो दो मॉलिक्यूल्स के केंद्र के बीच से हमारी जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी D। ठीक है, अब इसको हमको केवल इसी जो हमने अब चित्र में देखा इसी चीज को आपको डेरिवेट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा कोणीय वेग ओमेगा और जड़त्व आघूर्ण आई हो गया। अब माना कि हमारे पास M1 M2 के इसके परमाणुओं का द्रव्यमान हो गया, R1 और R2 घूर्णन अक्ष से इन परमाणुओं के बीच की दूरी हो गई तथा परमाणुओं के बीच की दूरी हमारे पास D है। ठीक है, आप लोग इस तरीके इस चीज को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब द्रव्यमान केंद्र पर एक सरल सिद्धांत से हम जानते हैं कि हमारा जो होता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है। जब हमारा अभी हमने देखा कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष, मतलब आप अगर इमेजिन करेंगे कि एक घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आप पेन को रखते हैं, मतलब एक उंगली में आप पेन को रख के देखेंगे तो वो एक सेंटर पॉइंट में अब सीधा सीधा हो जाए, तो उसका द्रव्यमान कोई केंद्र होगा। तो द्रव्यमान केंद्र का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है M1R1 इक्वल टू M2R2। इसको हम समीकरण नंबर 1 प्रदान कर देंगे। इस चीज को आपको अगर नहीं याद होगा तो इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र का हमारा फॉर्मूला होता है M1R1 इक्वल टू M2R2। ठीक है, M1 यहां पर आपने देख लिया, हमारा M1 द्रव्यमान है, R1 दूरी है, M2 द्रव्यमान, R2 दूरी। ठीक, हम लोग यहां पर आते हैं कि यहां पर हम लोग देखते हैं R1 प्लस R2 बराबर D आता है। तो हम लोग इसको चित्र के माध्यम से सीधा सीधा समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखें कि R1 और R2 को हम लोग जब मिलाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा D। यहाँ पर आप दिख रहा होगा, ये हमारा पूर्ण दूरी होगी R1 प्लस R2, जिसको हम लोग D के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब R1 की वैल्यू अगर हम लोग R1 प्लस R2 बराबर D लिखे तो हम लोग R1 की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे D माइनस R2। ठीक है, अब R1 के मान को हम इसमें जो हमारे पास मान प्राप्त हुआ था इस वाले मान को हम समीकरण नंबर 1 जो हमने माना था M1R1 इक्वल टू M2R2, उस वाले समीकरण में अब हम लोग को पुट करना है R1 की वैल्यू को। तो हम R1 के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास M1 बराबर प्राप्त होगा D माइनस R2 बराबर M2R2। अब आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, M1 का गुणा दोनों से हो जाएगा तो M1D माइनस M1R2 हो जाएगा, और M2R2 तो यहाँ पास है। फिर उसके बाद M1D को हम इसी साइड रखेंगे, इस वाले को उधर पक्षांतर कर देंगे। उधर पक्षांतर करने के पश्चात इस वाले हमारे पास जो प्राप्त होता है इसमें से R2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, M2 प्लस M1 हमारे पास ये दोनों बच जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, हमको R2 की वैल्यू निकालनी है। तो R2 की वैल्यू इधर निकालेंगे तो ये हमारा M1 प्लस M2 था वो हमारा पक्षांतर होकर के इधर आ जाएगा, और साथ में D हमारा जो होता है वो बाहर चल जाएगा। तो इतना तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास समीकरण 2 प्राप्त हो गया, इसको हम समीकरण 2 बना देंगे। अब इसी प्रकार से हमने जैसे R1 की वैल्यू निकाली, अब हम सेम फॉर्मूला के थ्रू हम R1 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। R2 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, हम इसी प्रकार से R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने R1 बराबर किया था, अब इसी चीज में हम लोग R2 बराबर भी निकाल करके फॉर्मूला समीकरण नंबर 1 में मान रख करके सेम चीज हम निकालेंगे R1 के लिए। R1 बराबर इसी प्रकार से D M2 अपॉन M1 प्लस M2, समीकरण नंबर 3। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अगर याद करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिमाग से उड़ सकता है, इसलिए आपको इसको दिमाग में रखना है। R2 की वैल्यू जैसे आई तो M1 ऊपर होता है, यहाँ पास M1 M2 ऊपर रहेगा, मतलब जैसे यहाँ पास M1 M1 था तो यहाँ पास M2 M2 रहता है। बस कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं लेनी है। R1 की वैल्यू हमने जैसे ही निकाल ली, तो अब आता है हमारा जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला। अणु का जड़त्व आघूर्ण, इसको आपको स्टेप्स को थोड़ा सा याद रखने की आवश्यकता है कि हमको जैसे ही हमने इसके बीच की जो दूरी थी उसकी वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया, तो उसके बाद हमको जड़त्व आघूर्ण निकालना पड़ेगा। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जड़त्व आघूर्ण होता है किसी भी घूर्णन अक्ष से दर का विरोध करने वाले बल को हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे अणु का जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आपको दिमाग में ध्यान में रखना पड़ेगा, I बराबर होता है mr²। तो हम लोग पूरे अणु का जड़त्व आघूर्ण निकालने की बात कर रहे हैं।
जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है I बराबर mr²। और जब हम अणु की बात करेंगे तो हमें दोनों परमाणुओं का निकालना पड़ेगा, M1 का और M2 का, दोनों का। तो हमारे पास I बराबर M1 R1 के स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर, हम लोग दोनों परमाणुओं के लिए इसका मान निकालना आवश्यक हो जाता है। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, जो मेन इसका फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर mr²। ये तो आपको पता ही होगा, ये आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पिछले 12वीं में भी अपने पढ़ाई होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो वैल्यूज हमें पास प्राप्त हुई थी R1 और R2 की वैल्यू को, अब हम इसी समीकरण में R1 और R2 की वैल्यू को रख देंगे। तो समीकरण 2 और 3 से, ठीक है, अब समीकरण 2 और 3 की हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो R1 की वैल्यू प्राप्त हुई थी वो हमने यहाँ बस पुट कर दिया है, dm2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर mr²। तो पूरा R की वैल्यू ये थी, R का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, M2 की वैल्यू जो हमारा R2 की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दिया और पूरे का स्क्वायर लगा दिया है। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर को खोलेंगे और हमारा M2 का अंदर में गुणा कर दें, M1 का इसमें अंदर में गुणा कर देंगे। तो हमारा स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा d² और ये हो जाएगा M2², ये M1 और M2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि M2 का होल स्क्वायर M2 का स्क्वायर हो जाएगा और M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाहर वाला M1 अंदर गुणा होकर के कुछ इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त होगा। सेम हम लोग इधर भी करेंगे, M1 का स्क्वायर हो जाएगा, M2 का अंदर में गुणा हो जाएगा और M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर का यहाँ पास लिख देंगे, d², तो सेम वैसे ही रहेगा। अब आप लोग यहाँ पास देख रहे होंगे कि यहाँ पास हमारे जो वैल्यूज प्राप्त हुई थी उसमें से हमारा अगर एक तो कॉमन लेना चाहें, M2² में से M2 को हम लोग कॉमन ले इस वाले में से, और इस वाले में से हम लोग M1 कॉमन ले, तो कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पास नहीं हो दिख रही है आप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर से हम लोग M2 को कॉमन ले लिए और इस वाले से हम लोग M1 को कॉमन ले लिए, क्योंकि स्क्वायर के रूप में है। कॉमन मतलब हम लोग M1 को केवल एक तो गुणा फॉर्मेट में रहता है तो उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं। अब यहाँ पास हमने M2 और M1 को निकाल लिया है। अब हमारे पास दिख रहा है कि ये दोनों हमारे पास जो प्राप्त हो रहे हैं वो सेम टू सेम है, तो अब हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, मतलब d² M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस वाले टर्म को पूरा कॉमन ले लिए तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी, बचा हुआ माल M2 प्लस M1 प्राप्त होगा। यहाँ पर देख सकते हैं M2 प्लस M2 प्लस M1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पास हमारा M2 प्लस M1 नीचे वाले M2 प्लस M1 के कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगी वो प्राप्त हो जाएगी d² M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसकी जो होगी सभी चीज़ों को मैं बता दूंगा। ठीक है, अब I बराबर हमारा जो हमने इसको निकाला था जड़त्व आघूर्ण, I बराबर म्यू d² लिखते हैं। तो जहां पास हमारे पास म्यू जो है वो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 है, यहाँ पास हमने I बराबर म्यू d² लिखा है, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 है। और ये जो म्यू है वो हमारा समानित द्रव्यमान है, मतलब कि कम द्रव्यमान के समान होता है समानित द्रव्यमान। ठीक है, द्विपरमाणुक अणु का समानित द्रव्यमान है म्यू। अब अतः अणु का द्रव्यमान केंद्र पर रखे म्यू द्रव्यमान वाले एक अकेले कण के समान माना जा सकता है। म्यू मैंने बताया कि ये जो हमारा होता है कम द्रव्यमान के समान द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं म्यू। तो घूर्णन करते अणु का कोणीय संवेग अब हमें निकालना होगा। तो घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय संवेग, घूर्णन करता हुआ अणु है उसका कोणीय संवेग हम लोग निकालेंगे, तो आई हमारा हो जाएगा जड़त्वाघूर्ण और ओमेगा हो जाएगा कोणीय वेग। तो हम लोग ओमेगा की वैल्यूज को यहाँ पर से फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा बराबर P अपॉन I। ठीक है, कोणीय संवेग बटे जड़त्व आघूर्ण। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मेट में हमारे जो अणु है उसकी हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे। अब हमारे पास अणु की गतिज ऊर्जा बराबर होता है K 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आई हमारा सिंपल वही चीज जड़त्व आघूर्ण, ओमेगा कोणीय वेग।
तो अब हम लोग यहाँ पास हमारे पास गतिज ऊर्जा का 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हुआ, तो ओमेगा की वैल्यूज को हम यहाँ पास से पुट कर सकते हैं इसमें। तो ओमेगा की वैल्यूज को हम लोग जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास k बराबर 1/2 आई पी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। पी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर से हम लोग एक आई से आई काट सकते हैं, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मान हमारे पास प्राप्त होगा k बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, अब हमने गतिज ऊर्जा निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार से होगी उसको हम लोग अब देखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए d का मान नियत रहता है, मतलब जो हमारा दो अणुओं के बीच की जो दूरी थी d, उसका मान एक नियत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः अणु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे बीच दो अणुओं के बीच की दूरी थी उसका मान नियत होने की वजह से जो हमारी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू होगी वो शून्य हो जाएगी। और इस कारण से जब हम अणु की कुल ऊर्जा निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा का तो मान हमारे पास प्राप्त हुआ, पर स्थितिज ऊर्जा को हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, अब हमने गतिज ऊर्जा की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन 2i ई आर। यहाँ पास घूर्णन क्वांटम संख्या, घूर्णन के लिए हमने निकाल रहे हैं घूर्णन अक्ष के लिए, तो हमारे पास जो ऊर्जा होगी घूर्णन अक्ष के लिए वो हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2i। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 5। अब क्वांटम संख्या के अनुसार जो हमारा अणु का कोणीय संवेग होगा, मतलब हमने बात कर रही है क्वांटम स्टेज की, मतलब हम लोग अणु परमाणु की बात कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही छोटे कण होते हैं। तो क्वांटम संख्या के अनुसार अणु का जो कोणीय संवेग होता है वो होता है p बराबर रूट जे स्मॉल जे कोष्टक j प्लस 1 h कट, या फिर h बार भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर j जो है वो हमारा हो जाता है घूर्णन क्वांटम संख्या। यहाँ पर जो हमारे पास j है वो घूर्णन क्वांटम संख्या हो जाएगा। जब हम क्वांटम स्थिति की बात करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, कोणीय संवेग बराबर हमारा क्वांटम स्टेज में रूट जे कोष्टक जे प्लस 1, जे हमारा घूर्णन क्वांटम संख्या है, और एच कट की वैल्यू आप जानते होंगे h अपॉन 2 होता है। ठीक है, h हमारा प्लांक नियतांक है। जे की वैल्यू हमारी 0 1 2 3 हो सकती है घूर्णन क्वांटम संख्या के नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पास लिख देंगे कि J को हम घूर्णन क्वांटम संख्या कहते हैं। हमारे पास P का मान हम समीकरण 5 में रखने पर, P का मान हम लोग समीकरण 5 में रखेंगे। समीकरण 5 है जो हमारे ऊर्जा की वैल्यू प्राप्त हुई थी, ऊर्जा में हमारे पास P स्क्वायर अपॉन 2i प्राप्त हुआ था। उसी में हम लोग P की मान को, जो हमने क्वांटम स्टेज वाले P के मान को हमने निकाला, उसको हम यहाँ पास पुट करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा रूट जे प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हमारा एच कट का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एच कट भी साथ में ही था, तो एच कट का स्क्वायर अपॉन 2i। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रूट है वो स्क्वायर के साथ हट जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। अब ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा जे प्लस 1 बी। अब यहाँ पर हमने बी क्यों लिख दिया, क्योंकि बी जो हमारा होता है एच कट स्क्वायर अपॉन 2i को हम लोग घूर्णन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बी का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बी से ही हमारे सभी जो आगे के स्पेक्ट्रम्स होंगे वो इसी से प्राप्त होंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास बी बराबर एच कट स्क्वायर अपॉन 2i को हम लोग घूर्णन स्थिरांक कहेंगे। इसका मान भिन्न भिन्न अणुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है, इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, हमारे पास भिन्न भिन्न अणु होंगे तो हमारे पास इसका मान भिन्न भिन्न होगा। तो अब हम समीकरण हमारे पास 6 प्राप्त हुआ ये वाला, तो समीकरण 6 से स्पष्ट है कि घूर्णन ऊर्जा का स्तर सतत न होकर के क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत मतलब परिवर्तित होते रहता है। अब हम लोग जैसे ही हमारे पास जे की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखते हैं तो हमारे पास ऊर्जा के मान जो प्राप्त होगी वो हमारी 0 प्राप्त होगी, जिसको आप इधर देख सकते हैं। E0 बराबर हमारे पास 0 प्राप्त हुआ। अब हम लोग J बराबर 1 रखते हैं, इस वाले समीकरण में J बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास ऊर्जा की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, तो वो हमारी 2b प्राप्त होगी। अब J बराबर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग 2-4 बार इसको लिख लेंगे। ठीक है,
अब बस इतना निकालने के पश्चात अब आपको स्पष्ट है कि J0 पर E0 है, अतः घूर्णन ऊर्जा शून्य हो है। मतलब हमारे पास J अगर 0 रखते हैं तो E हमारा ऊर्जा की वैल्यू जो प्राप्त होती है घूर्णन ऊर्जा, उसका मान हमें शून्य प्राप्त होता है। तो शून्य निम्न अवस्था में घूर्णन नहीं करता है, मतलब जो हमारे अणु की ऊर्जा शून्य प्राप्त होने से हमारी जो ग्राउंड स्टेज में होगी वो घूर्णन ऊर्जा घूर्णन नहीं करता है। ठीक है, जब हमारी ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी, साथ ही साथ हमें घूर्णन क्वांटम संख्या भी शून्य होगी, तो हमारे पास जो होगा घूर्णन अक्ष, उसमें कोई भी घूर्णन हमें प्राप्त नहीं होगा। मतलब उस अवस्था में कोई भी घूर्णन नहीं होगा। घूर्णन नहीं करता है उस स्टेज में। ठीक है, अब इस प्रकार से हमारे स्पेक्ट्रम में घूर्णन ऊर्जा स्तर के बीच की दूरी समान नहीं होती है। एक का मान बढ़ने के साथ साथ दो क्रमागत घूर्णन ऊर्जा स्तर में अंतर बढ़ता है, अतः द्विपरमाणुविक अणु के लिए ऊर्जा आरेख कुछ इस प्रकार से होगा। मतलब हमारे पास जैसे जैसे इसका मान बढ़ते जाता है वैसे वैसे इनके बीच की दूरी भी समान नहीं रहती, परिवर्तित होते रहता है। अब साथ साथ में इसमें क्रमागत घूर्णन ऊर्जा स्तर में अंतर बढ़ता जाता है। तो इसका ग्राफ को हम लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। J0 बराबर E0 0, फिर इसके बीच की दूरी इस तरीके से हम J2 J3 J4 करके इस तरीके से हम लोग इसको बना देंगे और हमारे पास इसको लिख देंगे द्विपरमाणुविक अणु के लिए घूर्णन ऊर्जा आरेख हमारे पास ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम की पूरी डिटेल्स वीडियो। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट में करके बता दिएगा किस प्रकार से आपको लगा हो। और जो इसकी डॉक्यूमेंट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। अगर आपको लिखना हो तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के लिख लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।